हाँ, तो लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था कि फनल शेप्ड का एक डिवाइस है जिससे सीड्स को स्प्रेड किया जाता है, सोइंग की जाती है, बीज बोए जाते हैं। नाउ इट इज सेकेंड मैथड के सीड ड्रिल जो आजकल यूज़ होता है ना, बीज बोने के लिए। अब ये कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो दिस सोज द सीड्स। इसका फ़ायदा क्या है? ये जो है बीज को, मतलब ऑब्वियसली मशीन है तो मशीन आपको पता है उसका काम एक्यूरेट होता है, मोर परफेक्ट, मतलब इंसानों से बेटर होता है, क्योंकि उसको आप जैसा इंस्ट्रक्शन दो वो वैसा करते हैं, है ना। तो वो क्या करती है, ये जो मशीन है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी बराबर की दूरी पे बीज बोती है और बराबर की डेप्थ पे, यानी हर चीज़ 10 सेंटीमीटर जाएगी या 2 इंच 3 इंच जाएगी तो उतनी ही जाएगी, हर एक बीज बराबर जाएगा इसके वजह से, तो यूनिफॉर्म स्प्रेड होता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। उसके बाद बीज बोने के बाद ये दिखता है कि बीज जो है मिट्टी से वापस कवर भी हो जाए, तभी तो ऊपर आएगा वो करके, क्योंकि मिट्टी भी उसको कवर्ड चाहिए। दिस प्रोटेक्ट सीड। इसके अलावा एक और फ़ायदा क्या है कि वो सीड्स को कोई बर्ड आके उठा के नहीं ले जाए, ऊपर पड़ा रह जाएगा तो बर्ड आके उठा के ले जाएगी, इसीलिए तो वो चीज़ भी फ़ायदेमंद होती है इससे। और इससे बीज बोने से टाइम और लेबर ये भी बचत होती है। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स काफ़ी है सीड ड्रिल के, तो आजकल ये यूज़ किया जाता है। अब अगर प्लांट्स बराबर की दूरी पे उगते हैं तो क्या होता है, देखो उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स मिलते हैं उनको मिट्टी से। ठीक है, अगर वो एक ही जगह जैसे पास पास दो पेड़ लग जाते हैं तो उनमें क्या होता है, सनलाइट के लिए लड़ाई हो जाती है, लाइक प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती उनको, फिर दोनों में से एक को ज़्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिल जाएगी, तो वो दिक्कत होती है। दोनों न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए लड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी बराबर दूरी पे सब पेड़ लगने चाहिए, जिससे कि क्या हो, किसी में भी कमी ना रहे कोई, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अगर बहुत ज़्यादा एक साथ उग जाता है तो वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हटाने के लिए, यानी ओवर क्राउडिंग ना हो, बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह ना हो, उसको उसके लिए भी कभी कभी कुछ प्लांट्स हटाने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था बीज बोने का तरीका। ना बीज बोने के बाद क्या करना होता है, मेन्योर या फर्टिलाइजर्स, खाद ऐड करनी होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स तो मोस्टली केमिकल्स होते हैं और मेन्योर्स ऑर्गेनिक चीज़ होती है, बिल्कुल प्योर नेचुरल, जो नेचर से मिली होती है। ठीक है, अब ये जो भी चीज़ ऐसी जो मिट्टी में डाली जाती है जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलता है, वो उसमें रिच हो जाती है ताकि प्लांट्स अच्छे से उगे, उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं। सॉइल सप्लाई, सॉइल में ऑलरेडी मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल कर ही लेते हैं पेड़ पौधे। बट कभी कभी क्या होता है, जब जैसे एक बार खेती करी तो दोबारा खेती करने के लिए वो मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स एक बार खा गई वो सारी क्रॉप्स, वो उनको ले गए, फिनिश कर गए। बट जब दोबारा हमको उगानी होती है फसल, उस दौरान क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उस केस में वापस से मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ता है। तो अगर सेम फील्ड में, सेम खेत में अपन बार बार खेती करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स ऊपर से डालने पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी में तो एक ही बार है तो वो ख़त्म भी होते जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल तरीके से अगर अपन वो चीज़ करते हैं तो वो अपने लिए बेनिफिशियल होती है। ध्यान रखना, हमेशा नेचुरल मेथड यूज़ करो, कोई भी चीज़ करो दुनिया में नेचुरल मेथड यूज़ करो। क्योंकि अभी आपको लगता नहीं है, अभी आपने सुना होगा कि फॉरेन में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अब उन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए सन की हीट से वो क्या कर रहे हैं, उन पे प्लास्टिक जैसी कोई चीज़, एक मटेरियल है अलग, वो कवर कर रहे हैं। अब उसका अलग पॉल्यूशन, उसको बनाने का इतना खर्चा। अगर नेचुरली पहले नेचर के तरीके से अगर उन्होंने बनाया होता, यानी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने दी होती, इतना पॉल्यूशन नहीं कर रहे होते वो लोग, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती आज ये सब करने की। क्योंकि आज से अगर आप 100 ईयर्स पहले या 70 ईयर्स पहले देखो तो एनवायरनमेंट बहुत क्लीन था, नेचुरल था, इतने प्लास्टिक्स और ये सब नहीं मिलते जगह जगह। तो आप भी कोशिश क्या करो, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं यूज़ करो, और यूज़ करो तो भी ऐसा प्लास्टिक लो जो लाइक आपकी लाइफ टाइम चले आपके घर में, लाइक आप 70 ईयर्स तक जियो तो वो 70 ईयर्स तक काम आए। ऐसे पॉलीथीन्स वगैरह या प्लास्टिक के बैग्स तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दो। प्लास्टिक के कैंस, बॉटल्स में ड्रिंक करना बंद कर दो। लाइक आप जो कोल्ड ड्रिंक परचेज़ करते हो, घर में प्लास्टिक की बॉटल एक रखो, दो रखो, ठीक है ना, इतनी लिमिट से रखो, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भर चल सकती है आपकी। ठीक है,
बट ये जो प्लास्टिक बाहर आप जो कोल्ड ड्रिंक्स लाते हो, कैंस लाते हो, आप उनको पीते हो और फटाफट फेंक देते हो, ठीक है। तो और प्लास्टिक के रैपर्स वाली चीज़ें खाते हो, ये सब अवॉइड कर दो, बिल्कुल अवॉइड कर दो। और हो सके मतलब जहाँ तक, हाँ ठीक है, साल में एक बार खा लिया ठीक है, बट ना इनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अपनी सब चीज़ें चोक हो जाएगी प्लास्टिक की वजह से। सारे जितने भी अपने जो पाइप्स लाइंस होती है, या धीरे धीरे इतना प्लास्टिक बढ़ जाएगा, जैसे अभी ओशंस में ऑलरेडी बढ़ रहा है, ब्लू व्हेल्स मर रही है, व्हेल्स मर रही है, ठीक है, अपनी इतनी अच्छी अच्छी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है। तो इतना पॉल्यूशन होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ निकल जाएगी या हमें कुछ नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब आपको भी इफ़ेक्ट करेगा। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग से फॉरेन में लोग मर रहे हैं, यानी डेथ हो रही है, 40 पीपल्स पर डे आर डाइंग। तो अपन को, उन्होंने भी यही सोचा होगा कि हमें तो कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा हम पर, बट नहीं हुआ ना, क्योंकि कब नेचर आप पे अटैक कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो बी केयरफुल, है ना। इट्स अ रिक्वेस्ट, लाइक प्लीज़ स्टॉप अवॉइडिंग प्लास्टिक थिंग्स और ऐसे पोल्यूशन करना बंद करो। जितना काम है सिर्फ उतना ही यूज़ करो, एक्स्ट्रा में तो बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने घर पे समझाओ, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स वगैरह बंद करें। बहुत सारे बैग्स आते हैं जो पूरी ज़िंदगी भर चल सकते हैं अपने, लाइक जूट के बैग्स है, या पहले पहले भी तो लोग यूज़ करते थे ना, जब प्लास्टिक नहीं बना था तब भी तो वो जी रहे थे, तब भी सामान लाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, है ना। तो अवॉइड करो जहाँ तक हो सके। तो यहाँ पे भी आप, कोई भी अगर खेती की फील्ड में जाता है बाद में, अगर आप एग्रीकल्चर साइंस लेते हो एज अ सब्जेक्ट, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या है, लैंड आपका ज़्यादा समय तक चलेगा, वरना फर्टिलाइज़र से ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी कुछ टाइम बाद, और हमारे पास खेती के लिए ज़मीन नहीं बचेगी। फिर क्या करेंगे, कहाँ खेती करेंगे। लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं हवा में खेती करने के। इतना सब हार्ड वर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क करो ना, जो भी अवेलेबल है उसको बेटर करो, ठीक है। सो कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। बार बार वो सेम चीज़ उगाने से क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो मैन्योर ऐड करना पड़ता है। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बिल्कुल प्लांट और एनिमल वेस्ट से ही बना होता है, तो वो चीज़ वेस्ट हट भी जाती है नेचर से और हमारे लिए मददगार भी हो जाती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी कचरा निकलता है ऑर्गेनिक, उसको डंप करते जाते हैं वहीं मिट्टी में, और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन कौन करता है, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक मैन्योर बन जाती है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं आपको बता ही रही हूँ इतने टाइम से, बेटर ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जितने भी न्यूट्रिएंट मिनरल्स है, लाइक अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब उसको फर्टिलाइज़र से भी मिल जाएंगे। बट फर्टिलाइज़र्स क्या है, केमिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, केमिकल्स। और हम आजकल देखो खा ही इनऑर्गेनिक रहे पूरा, इसीलिए तो इंसान फिट नहीं रह रहा। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हो ना, तो आप फिट रहते हो और आप दिन भर मेहनत करते हो, एनर्जी रहती है बॉडी में। ये सब इनऑर्गेनिक खा खा के सब ने अपनी बॉडी ख़राब कर लिया, इसलिए छोटी छोटी एज में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसा अपन खाते हैं वैसी बॉडी बनती है। तो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ अभी तो आपको, मतलब ये वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें जल्दी फ़ायदा देती हैं हमें वो अच्छी लगती हैं, बट जो चीज़ जल्दी फ़ायदा देती है ना वो जल्दी ख़राब भी होती है और जल्दी आपको नुकसान भी देती है। ये नेचर का लॉ है, ध्यान रखना। जो चीज़ जल्दी आएगी वो जल्दी जाएगी भी। इंसान अगर, अभी जैसे इंसान की डेथ आजकल बहुत जल्दी क्यों हो जाती है, खाना ही ऐसा खाता है, वो चीज़ें ऐसी खाता है जो जल्दी उगती है और जल्दी ख़राब हो जाती है, इसीलिए बॉडी भी वैसी ही बन गई है, जो जल्दी ही डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ धीरे धीरे आती है ना, जो टाइम लेके आती है, वो चीज़ लेट तक चलती है। ध्यान रखना, ये नेचर का लॉ आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा, और नेचर के लॉ से ज़्यादा लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइज़र्स अभी तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जल्दी बेनिफिट देते हैं, उनकी खेती जल्दी हो जाती है, यानी 6 महीने की फसल 4 महीने में उग जाती है, पैसा भी ज़्यादा मिल जाता है, बड़ी बड़ी हो जाती है साइज़ में वो चीज़ें, ठीक है। एक नेचुरल ग्रोथ जो उनकी होनी चाहिए वो नहीं होती है, इसीलिए
तो फार्मर्स को अभी तो क्या है, बहुत अच्छी लगती है फर्टिलाइज़र्स, बट आपको पता है पंजाब में एक ऐसा केस है जहाँ मतलब फर्टिलाइज़र यूज़ कर कर के उन्होंने ज़मीन को इतना गंदा बना लिया है, मतलब इतने ज़्यादा केमिकल्स हो गए हैं कि अब वो खाने से मतलब वो लोगों को सबसे ज़्यादा कैंसर होता है वहाँ के लोगों को। अब आप सोच लीजिए, क्योंकि सेल्स को क्या चाहिए अपनी बॉडी में, कैंसर क्या है, सेल की बीमारी है। अगर सेल ढंग से काम नहीं करते हैं तो ये बीमारी होती है। अब सेल किससे काम करता है, जो चीज़ अपन खाते हैं उसी से अपना सेल बनता है नया। तो खाएंगे ही जहर तो बनेगा ही जहर ना बॉडी में। तो वो कैंसर की बीमारी है, वहाँ तो कैंसर नाम की ट्रेन चलती है, क्योंकि इतने पेशेंट होते हैं जो फ़ॉरेन, फिर बाद में फ़ॉरेन या बड़ी सिटीज़ में जाके अपना इलाज कराते हैं। तो इतनी दिक्कतें बाद अब भी है, सोचो तो बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जितना नेचुरल हो उतना नेचुरल रखो, ठीक है। और इसके अलावा मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के बाकी तरीके क्या हैं, क्रॉप रोटेशन, यानी अलग अलग तरीके की फसल उगाओ। जैसे एक बार वो फसल हो गई जिसको नाइट्रोजन चाहिए, दूसरी बार वो हो गई जिसको पोटेशियम ज़्यादा चाहिए, तीसरी बार वो हो गई जिसको अमोनियम सल्फेट या अमोनिया की चीज़ें ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है यूज़ होता जाता है और वापस से मिट्टी में पुराने न्यूट्रिएंट्स बनते जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और एक है राइजोबियम बैक्टीरिया का, यानी लेग्यूमिन्स प्लांट, जो दालें या चना होता है या मूंग होता है, इनकी जड़ों में क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, यानी वो वहीं रहता है, उसकी रहने की जगह वहीं है क्योंकि फसल ने उसको दे रखी है। और वो बदले में उनको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स आपको पता है डायरेक्ट नाइट्रोजन हवा में से कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक और फ़ायदा है सॉइल को रिप्लेनिश करने का। अब है एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मेन्योर आपको पता ही है, दोनों का काम सेम है, बट मेन्योर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, यानी पानी ज़्यादा अच्छे से सोखता है, सॉइल में सांस लेने को बना रहता है, जड़ों को सांस लेने के लिए जगह मिलती रहती है। नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बढ़ते हैं। टेक्सचर ऑफ सॉइल अच्छा होता है और मिट्टी ज़्यादा समय तक खेती करने के लिए लायक रहती है। अगर फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो एक टाइम बाद, मान लो अभी आपको बहुत फसल मिल रही है, पर 6, 7, 8, 10 साल बाद वो ज़मीन में खेती नाम की चीज़ तक नहीं हो पाएगी। ये डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र का। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज इरीगेशन, यानी पानी की सप्लाई करना। पानी की सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, थोड़े थोड़े टाइम में देना पड़ता है अपन को। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन क्या है, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, वेल्स, कैनाल्स, ठीक है। ये सब कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं, पहले से मोट, चेन पम्प, ये ढेकली, राहत, ये ऐसे इस तरह से जो दिखाए गए हैं ये सब हुआ करते थे। ये 4 नाम आपको सिर्फ नाम ही याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आजकल क्या है, नए मेथड्स है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, मेन पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है बाकी स्मॉलर पाइप से, और उन पे सब जगह नोजल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से ओपन करते हो, फिर उन नोजल्स को जाकर अगर खोल देते हो तो वो स्प्रिंकल यानी फव्वारे जैसे उसमें चलते हैं। तो जिससे क्या होता है, ज़्यादा पानी भी वेस्ट नहीं होता और सब जगह पानी बराबर अमाउंट में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट होता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती इसमें, आपको एक ही वॉल ओपन करो और सब जगह पानी चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे पानी इसमें से पूरा स्प्रिंकल हो जाता है जिस तरह से बारिश आ रही हो। तो ये लॉन्स के लिए या कॉफ़ी प्लांटेशन या इन सब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्प्रिंकलर सिस्टम। सेकेंड सिस्टम क्या है, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है कि वही सेम, पहले मेन पाइप होता है, देन छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं, बट फव्वारे की तरह नहीं होते। कैसे होते हैं, इनमें भी वही होता है, स्मॉल ओपनिंग है, बट यहाँ से क्या है, ड्रिप ड्रिप यानी ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टेक्निक है किन प्लांट्स के लिए, फ्रूट प्लांट्स या गार्डन्स या ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होगा, इस सिस्टम में ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा। तो बहुत ज़्यादा बोन यानी एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ का, कौन से एरियाज़ में जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सिस्टम हो गया।